हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा इसके अंदर हम आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारी उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वेरिएबल वैलेंसी जो ट्रांजिशन एलिमेंट की रहती है उसको लेके हमने डिस्कशन की थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, हमारी जो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट विल बी फर्स्ट जो हमारी आज की प्रॉपर्टी रहेगी, दिस विल बी टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस। दैट इज़ जो आज का हमारा पहली प्रॉपर्टी होगी, दैट विल बी टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले इस टॉपिक को करेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं दे हैव अ लास्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस। मतलब बहुत ज़्यादा ही ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रेट टेंडेंसी होती है उनकी कम्प्लेक्सेस बनाने की। और ये जो बिहेवियर होता है, ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग ही होता है, क्योंकि एस और पी में आपके पास कम्प्लेक्सेस बनते तो हैं एस ब्लॉक में, लेकिन इतने कंपेरेटिवली ज़्यादा नहीं बनते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिशन मेटल्स। ये बहुत ज़्यादा आपके पास कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो अब इतने ज़्यादा कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं तो इसके पीछे का क्या रीज़न रहेगा। तो मेनली जो आपके कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बनते हैं इनके पीछे हमारे पास कुछ एक रीज़न रहते हैं। पहला तो आपके ये रहता है कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं हमारे, और उनके जो आयंस होंगे, ट्रांजिशन मेटल्स एंड इट्स आयंस, इनका जो आपके पास साइज़ होता है, ठीक है, दैट इज़ ऑलवेज दैट वो स्मॉल होता है हमारे पास। तो पहला जो हमारा रीज़न आता है वो उसके अंदर ही आता है कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स और उनके जो आयंस होंगे उनका साइज स्मॉल रहता है। सेकंड थिंग हमारे पास ये आती है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है दैट इज़ हाई। ठीक है, दे हैव अ हाई न्यूक्लियर चार्ज। और जो लास्ट हमारा मेन रीज़न आता है दैट इज़ दे हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। दैट इज़ इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर। और जो हमारी इनके जो आयंस है उनके अंदर हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और ये जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट होती है, जिसके साथ हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स जो है कंबाइन करके बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, जो आपके लिगेंड्स वगैरह होंगे। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ट्रांजिशन मेटल्स जो है उनकी कम्प्लेक्सेस जो बहुत ज़्यादा बनते हैं वो डिपेंड करते हैं। तो मेन मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हमारे पास सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो दो का रहता है। मेन जो दो रीज़न होते हैं आपके जिनकी वजह से आपके पास ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सेस बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है। तो एक चीज़ तो आप देख ही रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल और आयंस मतलब इनके कैटायंस ही होंगे। ठीक है। तो कैटायंस होते हैं हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स के, जो कैटायंस होंगे हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स के। ठीक है, ये कम्प्लेक्सेस बनाएंगे बहुत ज़्यादा। तो बनाने के सबसे बड़े जो दो रीज़न है आपके पास, पहला इसमें हमारे पास यही आ जाता है कि सबसे बड़ा जो रीज़न है कि इनके जो आयंस होते हैं वो स्मॉलर इन साइज़ के होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा। ठीक है, आयंस जो होते हैं वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, और स्मॉल साइज़ होने की वजह से इनके पास क्या होता है, जो इनकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। ठीक है, स्मॉल साइज़ है तो पॉजिटिव जो चार्ज डेंसिटी है इनकी वो हाई रहेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी इनकी हाई होगी। ठीक है, तो हमारा जो फैक्टर आता है दैट इज़ चार्ज टू साइज़। ठीक है, ये जो रेशियो होती है चार्ज टू साइज़ रेशियो, ठीक है, ये आपके पास स्टेबिलिटी डिटरमाइन करती है कम्प्लेक्सेस की, कि आपका कम्प्लेक्स स्टेबल होगा या नहीं होगा। इसको हम ऑन द रेशियो ऑफ चार्ज टू साइज़ जो है यहाँ से भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा, ठीक है, उतना ही हमारा कम्प्लेक्स जो है वह स्टेबल बनता है। और जितना स्मॉल साइज़ रहता है हमारे पास आयन का, वो कम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो चार्ज टू साइज़ जो है फर्स्ट थिंग हमारी ये अप्रोप्रिएट रहती है इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अब थिंग हमारे पास ये आती है, हमारी जो नेक्स्ट थिंग है ये है कि आल्दो चार्ज टू साइज़ रेशियो जो हमारी चार्ज डेंसिटी है वो बहुत हाई है, लेकिन इससे हुआ क्या। ठीक है, तो अगर चार्ज डेंसिटी हाई होगी दैट मीन्स जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होंगे उनकी जो टेंडेंसी होगी, ठीक है, लोन पेयर एक्सेप्ट करने की। ठीक है, जैसे ही वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हमारा ट्रांजिशन मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा तो उनसे लोन पेयर लेने की टेंडेंसी जो है वो बिल्कुल फैसिलिटेट हो जाती है ड्यू टू दिस रेशो। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड रीज़न आता है, जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है, दैट इज़ योर अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है,
ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं आपके पास, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और वो जो ऑर्बिटल होता है, ये जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है आपका, इसकी एनर्जी जो होती है, दे हैव बिल्कुल अप्रोप्रिएट एनर्जी होती है इनकी, ठीक है। दे हैव अप्रोप्रिएट एनर्जी, कि जब हमारे पास हमारा जो ट्रांजिशन मेटल होगा, जब वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, सपोज वी हैव अ लिगेंड, ठीक है, जब वो किसी लिगेंड के साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट होगा हमारे पास एज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन के आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि जो हमारा लिगेंड होगा, ठीक है, वो रिएक्ट करे, कंबाइन करेगा विद द मेटल एटम, तो मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और लिगेंड जो होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है, इनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर होगा लिगेंड, वो ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, वो डोनेट करेगा इनटू दी, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है मेटल के डी, इनके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह की कॉम्बिनेशन होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स अब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में दे रहा है। तो पहली चीज़ तो ये भी आती है कि क्या मेटल का ऑर्बिटल जो है वो उस लिगेंड के ऑर्बिटल को एक्सेप्ट भी करेगा। दैट मीन्स जो एनर्जी डिफरेंस रहना चाहिए वो भी आपके पास इक्वल जैसा ही होना चाहिए एनर्जीज। तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट बैठती है। जो हमारे पास मेटल एटम होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ट्रांजिशन मेटल्स के, इनका जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, उनकी एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होती है, जो कि आपके पास आसानी से लिगेंड से आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू दिस हमारे पास कुछ एक रीज़न है ये, जिनकी वजह से ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सीज बनाते हैं, जिनको हम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सीज भी बोलते हैं। तो अब अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना हो तो आपको पता लग गया होगा कि दोनों फैक्टर्स में आपके पास क्या हो रहा है, कि मेटल एटम जो भी है, मेटल आयन जो भी है, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अब आप सभी को पता ही है कि जब एक आपके पास स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है दूसरे को, ठीक है, तो किस तरह का बॉन्ड बनता है, जब सिर्फ और सिर्फ डोनर एक ही होगा, ठीक है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टर ही है, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है दिस इज ऑलवेज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस में किस तरह का बॉन्ड होगा, दिस विल बी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। दैट मीन्स लीगेंड जो है, जो हमारा लीगेंड होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि हमारे पास कम्प्लेक्स तो बन गया, ठीक है। अब कम्प्लेक्स जो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो इनको तो हम डिटेल में बाद में करेंगे ही करेंगे, जब हमारा चैप्टर आएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी डिस्कशन होगी। हमारे पास एक टॉपिक होगा आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आपका एक पूरा सेक्शन है, उसके अंदर हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेनली आपने ध्यान में क्या रखना है कि जब भी हमारा कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बनेगा तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस भी किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो जब भी हमारा कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, तो उसकी ज्योमेट्री जो है वो मेनली डिपेंड करती है आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, कितने लिगेंड जो है मेटल के साथ अटैच हुए हैं, ठीक है। दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है, जितने लिगेंड अटैच होंगे दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, दैट मीन्स 2 लिगेंड अटैच होंगे, तो आप सभी को पता ही है जब लिगेंड 2 होंगे तो ज्योमेट्री लीनियर होती है, ठीक है। 3 होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर होती है, 4 होते हैं टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल के अलावा स्क्वायर प्लेनर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है, स्क्वायर प्लेनर बनता है। 6 हो तो हमारे पास मोस्टली कॉमन अंडरस्टूड है सभी के लिए ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम बाद में डिटेल में वन बाय वन सभी को हम डिस्कस करेंगे ही। तो कुछ एक वेरिएशंस भी रहती हैं ट्रांजिशन मेटल्स का अलोंग द सीरीज अगर हम बात करें। तो पहली चीज़ तो ये रहती है कि जब ट्रांजिशन मेटल्स कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है, तो जो उनकी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, आल्दो कम्प्लेक्सेस तो बन गए लेकिन स्टेबिलिटी जो है ट्रांजिशन मेटल्स के कम्प्लेक्सेस की, ठीक है, वो आपके पास इंक्रीज करती है जब हम अलोंग द सीरीज जाएंगे, अलोंग द पीरियड जाएंगे हम, ठीक है। जब हम पीरियड में जाएंगे तो वो आपके पास स्टेबिलिटी जो है वो आपके पास बढ़ती जाती है। दैट मीन्स जैसे ही आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जो है ट्रांजिशन मेटल की कम्प्लेक्सेस की वो बढ़ती है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं हमारे
उनकी स्टेबिलिटी जो है वो भी बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स जैसे जैसे साइज हम अलोंग द पीरियड जाएंगे, हमारे पास साइज़ क्या होता है आप सभी को पता ही है। मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया कि चार्ज टू साइज रेशियो स्टेबिलिटी को डिस्कस करती है। तो दैट मीन्स अलोंग द पीरियड साइज़ क्या होगा आपका, डिक्रीज़ करेगा, तो दैट मीन्स स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। सेकंड फैक्टर आता है कि आप सभी को पता ही है कि मेटल एटम जो भी है आपके पास, ठीक है, वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर भी होता है। हमारे पास अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी होती हैं। तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सी ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाएंगी आपकी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही कहा चार्ज टू साइज रेशियो, जितना ज़्यादा चार्ज होगा दैट मीन्स कम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी वो आपके पास ज़्यादा स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनाएंगी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आयरन। आयरन एग्जिस्ट इन +2, इट एग्जिस्ट इन +3, ठीक है। तो दैट मीन्स +3 के कम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल रहेंगे इन कंपैरिजन टू +2, ठीक है। सिमिलरली कोबाल्ट भी है, ठीक है। कोबाल्ट फॉर्म्स कम्प्लेक्सेस इन +2 एज वेल एज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। +3 वाले कम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक कम्प्लेक्सेस हैं ट्रांजिशन मेटल्स के विद सम लाइक लेगेंड्स। चलो इनकी बात तो हम बाद में करेंगे कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस के अंदर कि कैसे कैसे कम्प्लेक्सेस बनते हैं, एग्जांपल्स क्या रहेंगे, ज्योमेट्री कैसे निकालनी है, अनपेड इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट भी हमने डिस्कस करना है वहाँ पे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो हमारी जनरल प्रॉपर्टी है नेक्स्ट फॉर द ट्रांजिशन मेटल्स। सो दिस इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, दैट इज ट्रांजिशन मेटल्स जो है इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, दे हैव अ एबिलिटी, दे विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, कैटालिटिक properties, and this is a very very important property for the transition metals। बहुत बड़ी रेवोल्यूशन ही बोलूँगा मैं इसको ट्रांजिशन मेटल्स की, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर कि आप सभी को पता ही है, आप सभी ने देखा ही है, +1 +2 से आप सभी पढ़ते ही आ रहे हैं कि हमारे मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, एज सच या फिर उनके कंपाउंड्स, ठीक है, दे एक्ट एज अ वेरी गुड कैटलिस्ट, ठीक है, बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट जो हैं वो बिहेव करते हैं इन द वेरियस रिएक्शंस। एग्जाम्पल, आयरन आप सभी ने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, निकल आपने यूज़ किया हुआ है, इसके अलावा आपने वेनेडियम कैटलिस्ट का यूज़ किया हुआ है, क्रोमियम का यूज़ किया हुआ है, प्लाटिनम तो आप सभी रूबरू ही होंगे, ठीक है। प्लाटिनम आपने लास्ट ईयर भी किया है आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, वहाँ पे आपका एक टॉपिक था शायद हिटॉप्स मेथड, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल नॉन अटैकेबल एक कंसेप्ट किया था, तो वहाँ पे प्लाटिनम के बारे में हम बात करते थे। तो नेक्स्ट इसके अलावा हमारे और कैटलिस्ट हैं, कोबाल्ट यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। जिंक का भी हम यूज़ करते हैं, आपने देखा ही है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड विद कंसनट्रेटेड HCl एज अ लुकस रिएजेंट भी बोलते हैं हम इसको शायद। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे और भी अदर रिएजेंट कंपाउंड्स हैं। जहाँ पे हम ट्रांजिशन मेटल्स को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो कुछ एक के हम एग्जांपल की बात करेंगे। जैसे पहली चीज़ तो आप सभी को पता ही है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज्ड कैटलिस्ट प्लाटिनम, आप सभी करते ही आ रहे हैं इसको बड़े टाइम से। तो प्लाटिनम जो होता है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होती है, यहाँ पे हम सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ पे हम प्लैटिनम जो है वो यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपके पास बाद में सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस रिएक्शन में हम प्लैटिनम जो है एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और सेम रिएक्शन में हमारे पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इस रिएक्शन के लिए हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वेनेडियम का कंपाउंड, इसको भी हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट होता है इस रिएक्शन के लिए। इसके अलावा आप सभी ने किया हुआ है हिब्बर प्रोसेस, आई थिंक आप +1 +2 से पढ़ते आ रहे हैं इस प्रोसेस को, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, जहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं। तो इस रिएक्शन में हम आयरन और मोलिबिडियम जो है वो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, आयरन एज अ कैटलिस्ट और मोलिबिडियम का प्रमोटर यूज़ होता है इस रिएक्शन में। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्टली यूज्ड कैटलिस्ट आपके पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में निकल, ठीक है, ये भी आप सभी को पता है कि निकल जो है आपके पास
हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज़ किया जाता है एज अ कैटालिस्ट। इसके अलावा हम कोबाल्ट साल्ट भी यूज़ करते हैं। वी आल्सो यूज़ कोबाल्ट के सॉल्ट। इसका जो रोल रहता है कोबाल्ट के सॉल्ट का, ये आपके पास डिकम्पोजिशन करते हैं। दे विल कैटालाइज, डिकम्पोजिशन कैटालाइज करते हैं हमारे पास ये, ठीक है। डिकम्पोजिशन कैटालाइज करेंगे ये ब्लीचिंग पाउडर की, ठीक है, ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम जो आपको मैं नेक्स्ट चीज़ बताने जाऊंगा, अब कैटालिस्ट एज अ फंक्शन बिहेव कर रहा है, ये एज अ कैटालिस्ट बिहेव कर रहा है। तो पहली चीज़, अगर आपने कैटालिसिस ध्यान से पढ़ी हो, ठीक है, पढ़ी कि आप सभी को पता ही होता है कि कैटालिस्ट होता क्या है, क्या रोल रहता है उसका रिएक्शन में, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समराइज़ कर दूँ, आपके कंसेप्ट को फिर से हम ताज़ा कर देते हैं। तो कैटालिस्ट आप सभी को पता ही कि ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और जो आपके पास क्या करता है कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो जब आपके पास रिएक्टेंट जो आपस में कंबाइन कर चुके होते हैं, वो रिएक्शन तो आपकी ऑलरेडी प्रोसीड कर ही रही होती है, लेकिन आपकी रिएक्शन जो होती है वो स्लो हो रही होती है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, बीच में कैटालिस्ट डाल देते हैं, और कैटालिस्ट क्या करता है, आपके पास स्पीड जो होती है आपकी रिएक्शन की उसको बढ़ा देता है और जल्दी से आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके रोल को मैं एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू करवाना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको समझा दूँ। सपोज कि हमारे पास मान लो रिएक्टेंट है, ठीक है, ये हमारे रिएक्टेंट है, यहाँ से हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई और दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दी प्रोडक्ट, ठीक है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, आप सभी ने किया ही है इससे पहले, तो आप सभी को पता ही है रिएक्टेंट जो है हमारे, दे हैव टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, ठीक है, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं और दे हैव टू गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये जो एक बैरियर है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एनर्जी बैरियर, इसको क्रॉस करना है, ठीक है। ये जो बैरियर है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए एटलीस्ट, ताकि वो इस बैरियर के ऊपर चढ़ सके और इसको क्रॉस करके प्रोडक्ट की ओर आ सके, ठीक है। तो ये जो आपकी चीज़ मैंने बनाई, ठीक है, इससे भी आप सभी रूबरू ही होंगे। ये जो आपका एनर्जी बैरियर है, इसको हम बोलते हैं आपका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए। ये जो बैरियर है, इसको क्रॉस करने के लिए इतनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए पहले, ठीक है। जब इतनी एनर्जी मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट जो भी होंगी, और इसको क्रॉस करके आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप सभी को पता ही है, यहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए होती है, ठीक है। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है आपके पास रिएक्टेंट को चाहिए होती है, यहाँ तक ये जो एनर्जी है टू कन्वर्ट दिस बैरियर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आपकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है। थ्रेशहोल्ड एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है, दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू दी प्रोडक्ट, ठीक है। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट को चाहिए ही चाहिए यहाँ तक, इतनी एनर्जी, ठीक है। पर कई बार हमारे पास ऐसा भी होता है कि रिएक्टेंट जो होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, तो जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं हम रिएक्टेंट को, ताकि उनकी एनर्जी जो है हमारे पास थ्रेशहोल्ड के बराबर हो जाए, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, कि हम उनको एक्टिवेट करने के लिए कितनी एनर्जी और दे रहे हैं, ठीक है। तो कई बार हमारे पास क्या होता है, जब ये बैरियर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, या भी एक्टिवेशन एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, ताकि उनकी एनर्जी जो है थ्रेशहोल्ड के बराबर हो सके, ठीक है। तो उसके लिए मतलब हमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके इस केस में होता है कि रिएक्शन जो होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। अब सपोज मैंने क्या किया, मैंने इसी रिएक्शन में कैटालिस्ट डाल दिया, ठीक है। अब कैटालिस्ट करता क्या है, रिएक्टेंट तो आपस में कंबाइन कर ही रहे हैं, रिएक्शन तो हो ही रही है, लेकिन हो कैसी रही है, वो बहुत स्लो हो रही है, ठीक है। तो कैटालिस्ट क्या करता है इस रिएक्शन में, कैटालिस्ट रिएक्टेंट में से किसी का कंबाइन कर जाएगा, ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद एक अपने सरफेस के ऊपर रिएक्शन करवाएगा और एक अलग पाथ दे देगा, ठीक है, जहाँ से रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक में मार्क किया है, दिस इज़ विदाउट कैटालिस्ट, ठीक, ये विदाउट कैटालिस्ट है मेरी, ठीक है, दिस इज़ विदाउट कैटालिस्ट।
और ये जो मैंने अभी अभी बनाई ये वाली, दिस इज जो मैंने कैटलिस्ट डाल दिया है, ठीक है। दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे हमारी एनर्जी, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब मैंने कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है, कैटलिस्ट ने क्या किया हमारे पास, कैटलिस्ट ने अपना सरफेस प्रोवाइड किया और उसने कहा कि भाई रिएक्टेंट जो भी हैं आपके, आओ मेरे साथ रिएक्ट करो मेरे सरफेस के ऊपर आके, और मैं आपको एक नया नया पाथ देता हूँ जहाँ पे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, अब देखो ये पहली एक्टिवेशन एनर्जी है मेरी, ठीक है, जब मेरा कैटलिस्ट नहीं था। अब जो मेरी नई एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये है इतनी सी, दैट मीन्स रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए बस। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या हुआ, जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है वो कम हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी रिएक्टेंट उतनी फास्ट ही कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, बढ़ाएगा कैसे, आपके पास सरफेस प्रोवाइड करवाता है हमारे पास, जहाँ पे आपकी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगी फर्दर, ठीक है। तो ये कुछ एक फंक्शन है कैटलिस्ट को लेके। तो एग्जाम्पल के साथ लेते हैं हम, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, उसके साथ बात करते हैं हम। कैटलिस्ट हमारे पास रिएक्ट करेगा किसी भी रिएक्टेंट के साथ, और हमारे पास यूजुअली अनस्टेबल सा एक इंटरमीडिएट बन जाता है, ठीक है, वो जल्दी से और इजीली डिकम्पोज होकर आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे मैंने आपको कहा हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड की ही बात कर रहे थे, ठीक है। सो लेट अस टेक वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो हमने बनाना क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं हम इस रिएक्शन में। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड तो मेरा बन गया, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड ने यहाँ से एक ऑक्सीजन ले ली वेनेडियम पेंटॉक्साइड से, बट वी आर लेफ्ट विद V2O4, ठीक है। दिस इज 2 वेनेडियम है, दिस इज डाई वेनेडियम, कितने ऑक्सीजन है, 4, टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का, ठीक है। ये इंटरमीडिएट बना हमारा इस रिएक्शन में। अब ये जो इंटरमीडिएट करेगा क्या, ये इंटरमीडिएट जो है आपके पास एक नया रिएक्शन पाथ दे देगा, जहाँ पर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉर द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो पहले बहुत ज़्यादा हाई थी अब वो कम होगी, थोड़ी सी रह जाएगी, ठीक है। तो स्पीड भी बढ़ जाएगी रिएक्शन की, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन एकदम से इंक्रीज कर गई। और लास्ट में तो आप सभी को पता ही है, जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो एज सच रीजनरेट होता है। तो इफ़ यू आर वंडरिंग कि हमारा वेनेडियम टेट्राऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन डाला हुआ है हमने रिएक्शन में, जैसे मैंने आपको कहा सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपके पास रिएक्ट करेगा वेनेडियम टेट्राऑक्साइड हमारा, एंड दिस विल प्रोड्यूस अगेन हमारा जो भी कैटलिस्ट था वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो ये एक बेसिक फंक्शन है, इन सब चीज़ों के बारे में तो आप सभी को पहले से पता ही है, ठीक है। और कैटलिस्ट के अलावा तो ट्रांजिशन मेटल्स जो है इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के अलावा आप सभी को पता ही होगा बहुत सारे इंजाइम्स में भी यूज़ होते हैं ये, मेटालो पॉरफेरिन्स, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स है वहाँ पे भी होते हैं ये। तो इनका ट्रांजिशन मेटल्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन द फील्ड ऑफ बायो में बहुत ज़्यादा रोल रहता है इन ट्रांजिशन मेटल्स का। और ये जो रोल होता है इसी से हमारी एक ब्रांच बन के आती है पूरी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हमारे पास मेनली मेटल्स का रोल रहता है, ठीक है, रोल ऑफ मेटल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो यहाँ से हमारी जो फील्ड बन के आई है बायो इनऑर्गेनिक, दैट इज मेटल्स का कैसा रोल रहेगा हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ट्रांजिशन मेटल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ एस ब्लॉक के एलिमेंट भी होते हैं, कुछ दूसरे भी होते हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं इसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप सभी हीमोग्लोबिन से तो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, ठीक है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो वो जो हीमोग्लोबिन होता है, अगर आप सभी को पता हो, उसके अंदर हमारे पास आयरन होता है, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास मायोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के अलावा हमारे पास मायोग्लोबिन होता है, वहाँ पे भी आपका आयरन ही होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन होते क्या हमारे, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पास, दिस इज़ एन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर। ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन पिकअप करता है और उसको मसल तक पहुंचाता है। जो हमारे लंग्स में ये ऑक्सीजन होगी उसको लेके मसल तक जाएगा ऑक्सीजन को लेके, और वहाँ पे मायोग्लोबिन जो है आपका
मेटालोपोर्फिरिन हमारा ये वहाँ पे होता है, और इसका काम होता है वो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके आएगा वो इससे मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लेके उसको अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, और मायोग्लोबिन जो है वो स्टोरेज करता है ऑक्सीजन की। ठीक है, जब हमें चाहिए होती है, जब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, तो एट दैट टाइम पे वो जो मसल्स में ऑक्सीजन होती है आपकी, वहाँ पे इन केसेस में यूज़ होती है आपके पास, जो हमने स्टोर करके रखी होती है वहाँ पे। ठीक है, तो बिसाइड जरूरी नहीं है आयरन ही है, बहुत सारे अदर एंजाइम्स भी हैं आपके पास, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स हैं हमारे पास। ठीक है, कॉपर भी होता है बहुत सारे एंजाइम्स में, हीमोसाइनिन होता है आपके पास, हैमरथ्रिन होता है हमारे पास, एज अ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही बिहेव करते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे अदर जो हमारे मेटालो एंजाइम्स हैं वहाँ वो भी होते हैं, लाइक कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है हमारे पास। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, पेप्टिडेज, कैटालेस। चलो इनके बारे में तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे अब ज़्यादा कुछ। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रिगार्डिंग द ट्रांजिशन मेटल्स एज अ कैटालिस्ट, कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ कैटालिस्ट, not only in the chemical reactions but also they play a very important role in the field of living organisms also, आइदर एज अ कैटलिस्ट, और जरूरी नहीं है कैटलिस्ट ही रोल प्ले करेंगे, विदाउट कैटलिस्ट भी इनका बहुत सारा रोल है। जैसे मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कॉपर के मैंने आपको कुछ एक एंजाइम्स के रिगार्डिंग बताया, तो ये सारे के सारे ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट हैं, ये आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमारे कम्प्लेक्सीज हैं, ये आपके पास कोऑर्डिनेशन, ये हमारे बड़े बड़े कम्प्लेक्सीज हैं, इनका वहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो मेनली इस टॉपिक के अंदर आपका यही था कि ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ कैटालिस्ट। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ तक, कॉन्टैक्ट प्रोसेस तक, वेरिडियम पेंटॉक्साइड, आयरन वगैरह, ये चीज़ें सारी की सारी ये तो आप सभी ने पहले किया भी हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। फ़िलहाल तक हम यहीं तक करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा दैट विल बी कलर को लेके करेंगे हम। दिस इज़ अ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है ये टॉपिक, कि जो कलर होता है ट्रांजिशन मेटल्स का वो क्यों आता है। आपने देखा ही होगा लैब में बहुत सारे कंपाउंड्स आप यूज़ करते हैं, जैसे आप कॉपर सल्फेट है तो वाई इट अपीयर ब्लू। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने कभी सोचा हो कि हमें कोई चीज़ नज़र क्यों आ रही है, हम क्यों देख पा रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, किसी को नहीं देख सकते, तो ऐसा भी क्यों हो रहा है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनको हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ कलर इन द केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स, उसको करेंगे। ठीक है, तो टिल देन अगर आपको कोई इंक्वायरी रहेगी विद दिस लेक्चर, ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक जो मैंने फील्ड आपको बताई, वैसे तो कोशिश करना इसको अवॉइड ही करना। ठीक है, ये ड्यूरिंग द कैटालिटिक प्रॉपर्टी एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक हो गया, तो इनका भी ज़्यादा रोल तो है नहीं आपके सिलेबस के थ्रू। ठीक है, तो ये कुछ एक थिंग्स थी जो आपके ब्लड वगैरह में होती हैं, तो वहाँ से निकल आई सडनली। तो एज अ कैटालिस्ट जो है आपका मेन फोकस यहीं तक रहना चाहिए। एज अ आयरन निकल जो आपके कैटालिस्ट रहते हैं, इनका क्या क्या यूज़ होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसके अलावा आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। सो बहुत सारे कैटलिस्ट जो है इनका एज अ मेन फंक्शन रहता है ट्रांजिशन मेटल्स का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।